Good morning students, welcome again to our next class of grammar. जैसा कि हमने हमारी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था टेंस का फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट टेंस के हमने दो टेंस पढ़ लिए थे, प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस, और होप सो कि आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी और वो काफ़ी अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ले रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। यस, हियर इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यस, हियर इज परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो होगा हैज और हैव। जैसा हमने पहले ही क्लियर कर लिया था कि हम दो तरह के सब्जेक्ट्स के साथ चलते हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में पढ़ा था इज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ होता है, आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। इसी तरह उसी फॉर्मेट की तरह हैज का यूज जो होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ होगा और हैव का यूज जो होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। एंड अगेन हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा पॉजिटिव का वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैजर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन रेस्ट ऑफ सेंटेंस। नेगेटिव का जो बनेगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैजर प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन रेस्ट ऑफ सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इन स्ट्रक्चर्स को यूज करके हम प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। राम हैज गॉन टू स्कूल। अब सबसे पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट का थोड़ा सा मैं डिटेल बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें काम प्रेजेंट में पूरा हो चुका होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पर काम का पूरा हो जाना, चुका है, चुका हूं, जो वर्ड हम हिंदी में जब प्रोनाउंस करते हैं तो पीछे जिनके ये वर्ड्स ऐड होते हैं वो सारे प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं। तो जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं, राम हैज गॉन टू स्कूल, राम स्कूल जा चुका है, यानी एट द प्रेजेंट वो स्कूल पहुंच चुका है, घर से निकल गया है, रास्ते में नहीं, स्कूल पहुंच चुका है, तो ये काम कंप्लीट हो गया है। देन वंस अगेन शी हैज संग अ सॉन्ग, उसने एक गीत गाया। देन यहां पर हमने नेगेटिव का भी एक सेंटेंस बनाया है, शी हैज नॉट संग अ सॉन्ग, उसने एक गाना नहीं गाया। हैज शी संग अ सॉन्ग। एंड जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं या IW वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना हमारे लिए जरूरी है। तो हैज शी संग अ सॉन्ग, क्या उसने गाना गाया। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लिखा है, वी हैव नॉट सीन सच टाइप ऑफ एनिमल्स। ये सेंटेंस क्लियर करता है उस चीज को कि हम प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस पढ़ रहे हैं, यानी कि आज तक मैंने ऐसा कोई एनिमल नहीं देखा, सच टाइप ऑफ एनिमल प्रेजेंट में नहीं देखा। तो यहां पर ये क्लियर हो रहा है, वी हैव नॉट सीन सच टाइप ऑफ एनिमल। तो यहां पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस काफी अच्छे से समझ लिया है, उसके स्ट्रक्चर समझ लिए हैं। स्टूडेंट्स को घर पे ये काम करना है कि कुछ वर्ब्स के साथ स्ट्रक्चर को देखते हुए कुछ सेंटेंस भी डेवलप करने हैं, ताकि उनकी टेंस की जो कैपेसिटी है, जो सेंटेंस मेकिंग जो कैपेसिटी है वो बढ़ सके। तो जितने भी टेंसेस यहाँ से रेगुलर क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप अपनी इच्छा से एक या दो वर्ब के साथ अपनी मर्जी से सेंटेंस को डेवलप करना सीख लें। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पहले हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक चीज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ ये है कि हम इसमें कुछ नई चीज पढ़ रहे हैं, वो है फॉर और सिंस। यानी कि इस टेंस के अंदर हमें टाइम यूज करना होगा, टाइम का यूज हो रहा होगा, दैट मीन्स वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का
जो पुराने टाइम से यानी कि बैक से पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट तक चल रहा है, वो सारे ही सेंटेंसेस आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हम स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं, फोर और सिंस में बाद में आपको डिस्क्राइब करती हूँ। हम स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं। पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन। हैज बीन हैव बीन के लिए मैं क्लियर कर चुकी हूँ। हैज यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और हैव यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, रेस्ट ऑफ जो हमारा ऑब्जेक्ट के बाद का जो सेंटेंस है वो, देन सिंस, फॉर और इन टाइम। नेगेटिव के साथ भी सेम यही है, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन प्लस हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस, फॉर और टाइम। ये स्ट्रक्चर सारे ही जो हैं वो आप साथ साथ में नोट करते जाएं ताकि इजीएस्ट वे में आप सेंटेंस को डेवलप कर सकेंगे। नाउ इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, हैज और हैव। अब हमने, क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब में हैज बीन लगा रहे हैं, है ना, तो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हैज और बीन को अलग अलग कर देंगे, यानी कि हैज और हैव जो भी हम एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं वो सबसे पहले आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस, फॉर और टाइम आएंगे। और इसी तरह अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट बीन यूज होगा। नॉट जो होगा वो सब्जेक्ट और बीन के बीच में आएगा और उसके बाद वो उसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहां पर हम फॉर और सिंस की बात कर लेते हैं। सिंस अ पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि एक एग्जिट चीज, हमें पता है कि ये इसी टाइम पीरियड के अंदर हुआ है, और पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम कि ये इतने आवर्स से कंटिन्यू चल रहा है। तो फॉर और सिंस को डिस्क्राइब हम एज ए एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहां पर एग्जाम्पल दे रखा है, ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years। यानी ये जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है फॉर, कि फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम में दे रखा है कि कैसे 2 साल से एक व्यक्ति उस घर में रह रहा है। अब यहां पर हम पॉइंट ऑफ टाइम करें कि कब से रह रहा है। हमारे पास एग्जिट फिगर की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट एग्जांपल है, ही हैज बीन इन दिस हाउस सीन 2005। तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड दिस इज अ पीरियड ऑफ टाइम। नाउ वन मोर एग्जांपल। यस, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस में काफी सिमिलरिटी होती है। अब वो भी आईएनजी फॉर्म के साथ यूज हो रहा है, ये भी आईएनजी फॉर्म के साथ यूज हो रहा है, लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या है? दोनों के डिफरेंस के लिए, अगर दोनों का डिफरेंस हमें जानना है तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा उसमें हमें टाइम कहीं नहीं दिया होगा, और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो सेंटेंस होगा उसमें पीछे कहीं ना कहीं टाइम दे रखा होगा। दैट मीन्स ये एक डिफाइन करता है दोनों चीजों को कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कौन सा है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कौन सा सेंटेंस है। अब यहां पर एक एग्जाम्पल से मैंने शो कर रखा है, somebody is sitting on the road। somebody is sitting on the road, that means कोई एक है जो रोड पर बैठा हुआ है, दैट मीन्स इट इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब नाउ द सेकेंड, somebody has been sitting on the road for 2 hours। अब यहां पर है दोनों ही सेम सेंटेंसेस, लेकिन क्योंकि इसके पीछे एक टाइम पीरियड ऐड कर दिया तो ये सेंटेंस जो है वो अपने आप ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का चेंज हो गया। अब टाइम दे रखा है तो हमने हेल्पिंग वर्ब भी चेंज कर दिया। फर्स्ट फॉर्म और ईएनजी इसमें भी लग रही है, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म इसमें भी लग रही है। somebody has been sitting on the road for 2 hours, that means पीरियड ऑफ टाइम आ गया। ये फॉर और सिंस को भी हमने डिस्क्राइब कर दिया यहाँ पे। एंड वंस अगेन somebody has been sitting on the road since morning, पॉइंट ऑफ टाइम के मॉर्निंग से बैठा हुआ है। तो यहां पर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी देखा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी देखा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ हमने फॉर के यूज को भी देखा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ हमने सिंस के यूज को भी देखा। अब हमने 4 टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं, प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट, प्रेजेंट
प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 4 टेंसेज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप लोगों का काम, आप लोगों को जो यहाँ से ऑनलाइन स्टडीज करवाई जा रही है, तो आप लोगों का एक छोटा सा होमवर्क है कि आप पर टेंस 2 वर्ब्स लेकर उनके सेंटेंसेस बनाएंगे। सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे? आप उसमें पॉजिटिव भी बनाएंगे, नेगेटिव भी बनाएंगे, इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बनाएंगे। तो आपको एक टेंस के साथ 2 वर्ब्स लेके 4 सेंटेंस डेवलप करने हैं। तो इसी तरह आप प्रेजेंट पूरा टेंस जो मैंने पढ़ा दिया है उसका होमवर्क करके अपनी नोटबुक में जब हम ग्रुप सेटिंग खोलेंगे और जब भी इस तरह का जो भी होगा आप स्कैन करके उसके आंसर से आप जो भी आपने सेंटेंस डेवलप किए हैं वो उसमें स्कैन करके आप भेजेंगे। थैंक यू क्लास। Hello students, good morning. We are discuss about linear equation. आपने प्रीवियस क्लास में देखा था, मैंने आपको थोड़ा linear equation के बारे में बताया था और एग्जाम्पल सॉल्व कराया था। इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। एग्जाम्पल 1, x/2 plus x/3 x equals to x minus 7। इसको आपको कैसे सॉल्व करना है? सबसे फर्स्ट क्या करेंगे हम? लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में एज इट लेफ्ट हैंड साइड में फ्रैक्शन से तो फर्स्ट तो ये ऐड नहीं हो पाएंगे, तो आपको फ्रैक्शन और फ्रैक्शन में डिफरेंट डिनोमिनेटर है और डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो आपको एलसीएम लेना ही है। यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम 6, देन वही प्रोसेस मल्टीप्लाई और डिवाइड। सबसे फर्स्ट हम डिवाइड करेंगे, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 और 3 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस से ऐसे सेम प्रोसेस 3 से आपको 6 को डिवाइड करना है 2 और 2 को x से करेंगे तो 2x और x माइनस 7 is। अभी दोनों सेम टर्म्स हैं, x x y टर्म्स है तो दोनों a हो जाएंगे। 3 और 2 5x अपॉन 6 इक्वल्स टू x माइनस 7। दोनों में यहाँ डिनोमिनेटर नहीं था तो हमने 1 शो कर दिया। अब यहाँ पर डिफरेंट मिडिल में इक्वल का साइन है और दोनों साइड आपको फ्रैक्शन दे रहे थे तो इसमें आपको क्या करना है? बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई प्रोसेस यूज करनी है तो 5x को 1 से करना है। एक बार आपको शो कर देती हूँ, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। x माइनस 7 इक्वल्स इंटू 6, देन 5 इंटू x इक्वल्स टू 5x इक्वल्स टू 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से और माइनस 7 इंटू 6 42, देन फाइव एक्स और 6x की बाइटिंग हम हो जाएगी 5x माइनस 6x इक्वल्स टू माइनस 42, देन 5x माइनस 6x तो ये माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 5 माइनस 1x तो 1x ऐसे 1 शो नहीं करते बट आपके लिए मैंने बस शो किया है। माइनस 42, माइनस से माइनस कट, माइनस माइनस से प्लस हो जाता है तो माइनस माइनस कट तो x इक्वल्स टू 42। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 42। ऐसे आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, मैंने आपको वेरीफाई करके बताया है। और 42 आपको x की वैल्यू पर सब्स्टिट्यूट करना है और दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, y प्लस 6 अपॉन
अपॉन 4 प्लस y अपॉन 3 अपॉन 5 इक्वल्स टू 5y माइनस 4 अपॉन 8। इसको आपको सॉल्व करना है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड में फ्रैक्शन में है तो डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो एलसीएम आपको लेना है 4 और 5 का एलसीएम 20, 4 और 5 का एलसीएम 20, देन 4 से आपको मल्टीप्लाई करना है 20 से, 4 से डिवाइड करना है 25। अब 5 को क्या करेंगे y प्लस 6 इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार तो आप शो कर दो, प्लस 5 से किसी डिवाइड हो जाएगा 4 और 4 को 5 y माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये एज इट इज 5y माइनस 4 अपॉन 8। 5 को y से मल्टीप्लाई करना है 5y, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है 30 प्लस 4 को y से मल्टीप्लाई करना है 4y और 4 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है 12 इक्वल्स टू 5 माइनस 4 अपॉन 8 और यहाँ अपॉन में 20। देन जो भी सिमिलर टर्म्स हैं उनको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट 5y और 4y ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 5y और 4y 9y और ये 30 और 12 इन दोनों का भी माइनस प्लस माइनस माइनस 30 में से 12 माइनस करना है आपको, थर्टी में से 18 9y प्लस 18 इक्वल्स टू 5y माइनस 4 अपॉन 8। यहाँ अपॉन में 20 आएंगे। देन अब हम क्या करेंगे भाई, प्रोसेस फिर से वही स्टेप आ गई, फ्रैक्शन है और मिनट में इक्वल का साइन है तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। CM मींस क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं आपको शॉर्ट में लिखी होगी तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 9y प्लस 18, 9y प्लस 18 और यहाँ 5y माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, 8 9 का 70 8 9 का 72 y प्लस 18 8 का 144 इक्वल्स टू 25 का 100 और माइनस 80। देन बाई कितनी करनी है 72y माइनस 100y इक्वल्स टू माइनस 80 प्लस 140 माइनस 144 तो 72y माइनस 100y हो जाएंगे आपके 28y और किसके आएंगे वो माइनस के, और 80 और 144 ये क्या हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, और 14 और 8 224 4 और 14 और 8 224 ये भी किसके हो जाएंगे माइनस के। अब क्या हो जाएगा माइनस से माइनस आपको यहाँ पर कैंसिल करना है
टेबल से कट करके देख लेते हैं। 4 के टेबल में 22, 5 और ये हो जाएगा 6 10, 20 और 2 और 56 और 56 और ये हो जाएगा 7 10 और 56 और 7 काट रहा है 7 के टेबल से 8/1 तो 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 8। तो इस तरह से इसको वेरिफिकेशन कर सकते हो। इस तरह से आपको ये सब एग्जाम्पल सोल्व करने हैं। अपनी टेक्स्ट बुक में से आप और भी एग्जाम्पल से मैंने सब नहीं करवाया है, आप सॉल्व कर देना कर सकते हो। और एक्सरसाइज 2.1 थोड़े उसके भी सम्स देखिए। एक्सरसाइज 2.1 सबसे फर्स्ट सम है आपका x - 2 = 7। वेरी इजी। x = 7 by TBT plus 2 और x = 9। तो x की वैल्यू 9 आ गई। सेकंड क्वेश्चन लिखना 3/7 plus x = 17/7। Next example. 3x = 2x plus 18. 3x = 2x plus 18. ये भी सेम वही होगा बाय टीपी 3x minus 2x equals to 18. 3x minus 2x equals to 18. तो x equals to 18. 3 में से आपको 2 माइनस करना है 1x equals to 18. तो x equals to 18. Third, 5x plus 9 plus 5 plus 3x. 5x plus 9 और 5 equals to 5 plus 3x. इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो 5x minus 3x, 5x minus 3x equals to 5 minus 9, 2x और ये हो जाएंगे 4 माइनस के 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी x equals to -4/2 बाई डी हो जाएगी 2b और 2 के टेबल से -2। तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। और भी कुछ डिफरेंट 3 ब्रैकेट में 3 minus 3 by 2t minus plus 1। 3t minus 3 equals to 5 ब्रैकेट में 2t plus 1। इसका मैं सॉल्व करेंगे। फर्स्ट जो भी ब्रैकेट है उसको रिमूव करना है, उसके बाद जो भी डिजिट है उसको आपको मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करना है, 3 से t को मल्टीप्लाई करेंगे 3t माइनस 9, 3 into 3 9, 5 2 are 10, 10t प्लस 5, देन वही प्रोसेस 3t माइनस 10t, 5 प्लस 9, माइनस से में प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 7t इक्वल्स टू 9 प्लस 5 14 और t इक्वल्स टू माइनस 14 अपॉन माइनस 7, और 7 के टेबल से कट जाएगा 2, और रेशनल नंबर में आपको पता है डिनोमिनेटर में माइनस शो नहीं होता है, तो उसको आप न्यूमरेटर में ट्रांसफर कर सकते हो, तो माइनस 2x की वैल्यू है। इस टाइप से आपको एक्सरसाइज 2.1 के सारे सम सॉल्व करने हैं। आज का आपका होमवर्क है ये, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम, इसके रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम में आपको सॉल्व करवाऊंगी। सो थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो हमने लेसन स्टार्ट किया था हाउ, व्हेन एंड वेयर, जिसको हमने आधा पढ़ लिया था, आज उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स। डेट्स के बारे में मैंने आपको बताया, डेट्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, जिसके थ्रू हम हमारे पास्ट के बारे में सब कुछ कब कहाँ कैसे हुआ था वो पता लगा सकते हैं। यहाँ से कंटिन्यू करना है। थ्रू डेट्स वी कंपेयर द पास्ट विद प्रेजेंट। सिंपल सी लाइन दे रखी है। डेट क्या करती है, हमारे पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करती है, दोनों की तुलना करती है। मैंने आपको बताया कि पास्ट में जो प्रॉब्लम्स हमारे बीच में रह गई थी, जो भी कोई कार्य कर रहे थे जिसमें कोई मिस्टेक रह गई थी, तो वो आने वाले समय में हम नहीं करें, इसलिए हम पास्ट को लिखते हैं, तो वो हमको प्रेजेंट में पता चल जाए। वी ऑल टॉक अबाउट प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट्स टुडे, कि हम आज वर्तमान में क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कौन कौन सी नई टेक्निक्स आई थी, पहले ऐसा होता था या नहीं होता था, अब क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, वो सब हमको कैसे पता चलता है, पास्ट से पता चलता है। वी से वी हैव अचीव्ड सो मैनी थिंग्स, इसके थ्रू हम बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल सा, आप लोगों ने तो नहीं देखा होगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चों ने देखा हो, अभी भी किसी आपकी फैमिली में बूढ़े लोगों के पास हो सकता है। वैसे आजकल सब एंड्रॉयड फ़ोन रखते हैं, लेकिन पहले नोकिया का छोटा सा फ़ोन आता था, नोकिया 800, तो जिसको बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन पहले वैसा फ़ोन चलता है, धीरे 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 चेंजेस होते गए और आज सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन आ गए। तो उसमें क्या फीचर्स थे उसको ध्यान में रखकर इनमें चेंजेस किए गए और हमारे पास एक नया वर्जन आ गया है। वी से ऑन दिस पर्टिकुलर ईयर वी इन्विटेड दिस और दैट, हाउ कैन वी जज ऑल दिस, हम इनको कैसे जज कर सकते हैं। हाउ कैन वी जज अवर अचीवमेंट्स, हमारी क्या क्या उपलब्धियाँ आई। हाउ कैन वी जज अवर प्रोग्रेस, कैसे हम प्रगति कर रहे थे। आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन इज डेट, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हमको किस में मिलेगा, डेट। अब मैं आपको बता रही हूँ डेट की डेफिनेशन, आप इसको अंडरलाइन कर देना और अपनी नोटबुक में भी इसको लिख लेना। A date only depicted that on this particular year we did not have this, but on this particular year we had it. डेट क्या करती है, अ डेट ओनली डिपेक्ट्स डेट ऑन दिस पर्टिकुलर ईयर। डेट हमें ये बताती है कि उस समय हमारे पास क्या था, वी डिड नॉट हैव दिस बट ऑन दिस पर्टिकुलर वी हैड, और अभी हमारे पास क्या है। मेरी बात को ध्यान सुनना, अ डेट ओनली डिपेक्ट डेट ऑन दिस पर्टिकुलर ईयर, उस साल उस वर्ष हमारे पास क्या था और अभी हमारे पास क्या है, ये कौन बताता है, हमको डेट बताती है। यहाँ से लगाकर यहाँ तक आप इसको अंडरलाइन कर देना और अपनी नोटबुक में भी इसको लिख लेना। वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स, हम डेट्स के थ्रू एक से एक को जोड़ सकते, कंटिन्यू कर सकते हैं हम इसको, कि एक पूरा कह सकते हैं ना, किसी भी चीज़ को जोड़ना, कंटिन्यू करना। ये इसके बाद ये फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तो ये हम किसके थ्रू कर सकते हैं, डेट के थ्रू। We study dates to find all the sequence of events and significance of events. Dates also help to know that one event happened before another event, so that one examine the relationship between events. Events का मीन्स मैं आपको पहले बताऊँ कौन कौन सी घटनाएं घटी हुई है। तो डेट के थ्रू आप बता सकते हो कि कब कौन सी घटना घटित हुई और हम एक से दूसरे को कंटिन्यू जोड़ सकते हैं। Through dates we can know during struggle for independence how events happen वन आफ्टर अनदर,
अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी है। ये डेट आपको कब से कब दे रखी है? 1885 से 1947, जब हमारा देश स्वतंत्र हो रहा था उस समय हमारे देश में कौन कौन से इवेंट्स हुए थे, कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, स्टेप बाय स्टेप सबको एक दूसरे से कंटिन्यू जोड़ रखा है। और सारी घटनाएं एक दूसरे चरण चलते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप। आप सीढ़ी चढ़ रहे हो तो फर्स्ट सीढ़ी चढ़ोगे फिर सेकंड पे जाओगे, ऐसा थोड़ी सेकंड पहले चढ़ जाओगे फिर बाद में फर्स्ट को चढ़ोगे। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप दे रखा है, डेट टू डेट, ईयर टू ईयर। इसको ये आपको सिर्फ समझने के लिए पॉइंट्स दे रखे हैं, इनका कोई डिटेल्स नहीं दे रखा है। और पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं तो बहुत शॉर्ट में दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा है 1885, द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज लॉन्च्ड इन बॉम्बे विद द एम ऑफ विनिंग पॉलिटिकल राइट्स फॉर इंडियंस। जब क्या हुआ, अंग्रेज हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे, तब भारतीयों के माइंड में ये चीज़ आई कि क्यों नहीं हमारी भी एक अलग पार्टी हो जो हमें हमारे जो विचार हैं हम उस पार्टी के थ्रू सरकार तक पहुंचा सकते हैं, ब्रिटिश सरकार तक पहुंचा सके। तो लोगों के माइंड में ये चीज़ आई कि हमारी भी एक पर्टिकुलर पार्टी बननी चाहिए। तो 1885 में क्या हुआ, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो अपनी कांग्रेस पार्टी है, अभी भी है कांग्रेस, इच लॉन्च्ड इन बॉम्बे, बॉम्बे में वो लॉन्च हुई थी विद द एम ऑफ विनिंग पॉलिटिकल राइट्स। अपने कुछ राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर इस पार्टी का उद्भव हुआ था, यानी कि ये पार्टी जो बनी थी कब बनी थी? 1885 में। नेक्स्ट दे रखा है 1905, द पार्टीशन ऑफ बंगाल इट्स टू मैसिव अपसग अमोंग द पीपल। अब यहाँ पर क्या हुआ था, बंगाल का पार्टीशन हो गया था। कब हुआ था? 1905 में। नेक्स्ट दे रखा है 1906, फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, एक और नई पार्टी बनी थी मुस्लिम लीग, जो अभी नहीं है। कांग्रेस गिव्स अ कॉल फॉर स्वराज, इस समय कांग्रेस ने स्वराज की मांग की थी। स्वराज का मतलब क्या होता, ब्रैकेट में दे रखा है सेल्फ रूल, यानी कि अपना शासन, क्योंकि अपने ऊपर शासन कौन करता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी। तो उस ब्रिटिश गवर्नमेंट जो शासन करती थी, लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करती थी, तो उस समय लोगों ने ये मांग की कि हमारा अपना शासन होना चाहिए, स्वराज। स्वराज का मतलब ही होता है अपना राज, कि हम अपने अनुसार अपने नीति नियम कानून बना सकते हैं। 1911, बंगाल पार्टीशन एन्यूअल अनाउंसमेंट दैट द कैपिटल ऑफ इंडिया टू शिफ्ट फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी कि पहले हमारी जो कैपिटल थी इंडिया की कलकत्ता थी, और 1911 में जब बंगाल पार्टीशन हो गया था पूरा, उस समय हमारी जो कैपिटल है कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र हो गई, जो अभी भी वही है। दिल्ली अभी भी हमारी कैपिटल है, जिसको हम न्यू दिल्ली कहते हैं। 1914, 1980, 1914 में क्या हुआ था, ये आपके जीके का क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 में। ब्रिटेन ड्रैग्स इंडिया इनटू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। 1914, 1918, ब्रिटेन ड्रैग्स इंडिया इनटू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इस समय ब्रिटेन ने क्या किया था, भारत को प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसकी तरफ अपने को धकेल दिया था। 60,000 इंडियंस लॉस देयर लिव्स इन द फर्स्ट ग्रेट वॉर। प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें 60,000 लोगों ने अपनी लिव्स, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी थी, और सब कुछ उन लोगों का ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट 1915, मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम अफ्रीका। 1914, 1918, ब्रिटेन ड्रैग्स इंडिया इनटू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इस समय ब्रिटेन ने क्या किया था, अपने को प्रथम विश्व युद्ध की तरफ धकेल दिया था। 60,000 इंडियंस लॉस्ट देयर लिव्स इन द फर्स्ट ग्रेट वॉर। प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था बहुत बड़ा, उसमें 60,000 लोगों ने क्या कर दिया था, अपनी लाइफ, यानी कि उन लोगों की डेथ हो चुकी थी और उनका सब कुछ लॉस हो गया था। 1915, मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। 1915 में क्या हुआ, मोहनदास करमचंद गांधी, वही जो अपने गांधी जी, उनका पूरा नाम दे रखा है यहाँ पर, वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। 1919, ब्रिटेन सीक्स टू इंट्रोड्यूस द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या हुआ था, जब ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, भारतीयों के ऊपर बहुत अत्याचार करती थी, तो उस समय उनके खिलाफ एक एक्ट बना था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट, इम्पोजिंग सेवेयर कट्स ऑन सिविल इंडियन प्रोटेस्ट मेसर्स एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर। उसके अलावा किसके विरोध में हुआ था, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जिसमें एक ब्रिटिश अधिकारी डायर ने जब बहुत सारी एक सभा हो रही थी, उसमें अचानक से वहाँ पर गोलियां चला दी थी, और एक वो बहुत बड़ा जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसमें सारे गेट बंद कर दिए गए थे, लोगों को बाहर नहीं जाने दिया था, और अचानक से इतनी गोलियां चलाई गई तो वहाँ पर बहुत सारे लोग उस समय मर गए थे। उसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 1921, 1922, गांधी लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट।
सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का मीन्स होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि अवज्ञा करना, पर कैसे करना? विनय पूर्वक। सविनय का मीन्स क्या होता है? विनय पूर्वक अवज्ञा करना। ये इन्होंने लॉन्च किया था। ये क्यों किया था? भारतीयों के ऊपर कंटिन्यू अत्याचार हो ही रहे थे, ब्रिटिश सरकार अपनी मनमानी कर ही रही थी, तो गांधी जी हमेशा क्या करते थे? अहिंसा की नीति के ऊपर चलते थे। किसी को मारना, दुख पहुंचाना, ये उनके अंदर नहीं आता था, और वो हमेशा अपने जो नियम थे उसी के अनुसार चलते थे। तो उन्होंने लोगों को ये बताया कि बिना किसी हिंसा किए हुए हम ब्रिटिश सरकार का विरोध कर सकते हैं। तो ऐसे करके उन्होंने अपने एक एक मूवमेंट स्टार्ट किए थे। उनके 3 मोस्ट मूवमेंट आते हैं, उसमें एक आता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। 1924 मोफाल राइट्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक मोफाल नाम का एक विद्रोह हुआ था। 1927 द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट द साइमन कमीशन टू रिकमेंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया। 1927 में क्या हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक साइमन कमीशन का अपॉइंट किया था। ये क्या होता है? जब भी हमारे देश में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होती है कि जिसका सॉल्यूशन आसानी से नहीं हो पाता है, तो उसके लिए एक कमीशन बिठाया जाता है। तो ये भी किस लिए बिठाया गया? जब हमारे भारतीय लोगों ने मांग की थी कि हमारा अपना एक संविधान होना चाहिए, तो अब ब्रिटिश लोगों को लगा कि हाँ, भारतीय लोग भी अपना संविधान बना सकते हैं, तो उन्होंने एक साइमन कमीशन का आयोग है, ये एक आयोग का नाम है साइमन कमीशन, इसका गठन किया। और इन्होंने क्या किया? पूरे भारत में घूमे थे और इन्होंने पूरा देखा था और किया था कि क्या भारतीय लोगों के माइंड में इतना सेटअप है, क्या वो इतने बुद्धि वाले हैं कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। तो उन्होंने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स का मतलब होता है राजनीतिक सुधारों के लिए उन्होंने एक साइमन कमीशन का निर्माण किया था, जिसकी रिपोर्ट के बेस पर ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनने का आगे की जो प्रोसेसिंग थी वो चलती है, जो अपन पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। 1930 गांधी जी लीड्स द सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है? नमक कानून को तोड़ने के लिए ये सत्याग्रह किया था। 1931 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लीड ऑफ द गांधी आयरन पैक्ट, यहाँ पर गांधी जी और एक ये ब्रिटिश पर्सन था आयरन, इनके बीच में एक समझौता हुआ था जिसको पैक्ट मतलब संधि या समझौता कह सकते हैं आप। 1932 गांधी कंक्लूड द पूना पैक्ट विद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, यहाँ पर गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो थे उनके बीच में एक पूना पैक्ट हुआ था। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश गिव्स इंडियन पॉलिटिकल राइट्स एट द प्रोविजनल लेवल, सबसे इम्पोर्टेंट है 1935 का एक्ट, या यूँ कह सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है उसमें भी बहुत ज़्यादा जो पार्ट है वो कौन से एक्ट का? 1935 का। हो सकता है इस बार की बुक में नहीं आया हो, लास्ट टाइम की बुक में दे रखा था। ऐसे बहुत सारे एक्ट बने थे 1909, 1919, 1935, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्ट था वो कौन सा था? 1935 का एक्ट था। 1937 प्रोविजनल इलेक्शन, मोस्ट प्रोविंसेस इलेक्ट कांग्रेस, सम इलेक्ट मुस्लिम लीग। अब यहाँ पर क्या हो गया था? 1937 में भारतीयों को इलेक्शन की स्वतंत्रता मिल गई थी, तो बहुत सारे लोगों ने तो कांग्रेस पार्टी को सेलेक्ट किया था और कुछ लोगों ने मुस्लिम लीग को सेलेक्ट किया था। 1939 आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, 1941 सुभाष चंद्र बोस एक्सेप्ट फ्रॉम इंडिया जॉइंस हैंड विद द एक्सिस पावर्स टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का आता है, उन्होंने वो भारत से भाग गए थे और वो खुद ब्रिटिश सरकार से फाइट करने लग गए थे। March 1942 the British War Cabinet announced the Sir Stafford Cripps mission to negotiate India's political status after the war। अब यहाँ पर भी कैबिनेट, ब्रिटिश जो कैबिनेट थी उनमें एक मुख्य अधिकारी थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, उनका नाम दिया था। उन्होंने भारतीयों की जो स्थिति थी युद्ध के बाद की उसके बारे में बताया था। मई 1940 गांधी जी मीट क्रिप्स, 1942 में गांधी जी क्रिप्स से मिले थे। क्रिप्स भी एक ब्रिटिश अधिकारी था। अगस्त 1942 द कांग्रेस लीडर्स मीट टू बॉम्बे इन पास द क्विट इंडिया वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड। अब 1942 में क्या हुआ? कांग्रेस के जो लीडर्स थे, बड़े बड़े जो लीडर्स थे वो बॉम्बे में मिले थे और वहाँ पर क्विट इंडिया भी क्या है? एक मूवमेंट का नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। 1945 वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड, यहाँ पर दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया था। 1946 गांधी जिन्ना टॉक्स ब्रेकडाउन कम्युनल राइट्स ब्रेकआउट, यहाँ पर गांधी जी और जिन्ना भी एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर थे
जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी, और इनके बीच में जो सांप्रदायिक कुछ बातें थी वो यहाँ पर ख़त्म हो गई थी। और 1947 में फिर इन्होंने डिसाइड किया था कि भारत और पाकिस्तान नाम की दो अलग अलग कंट्रीज बन जाएगी। द ब्रिटिश कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एग्री टू पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। यहाँ पर मुस्लिम लीग और ब्रिटिश गवर्नमेंट और कांग्रेस सब ने मिलकर अपनी कंट्री के दो पार्टीशन करने का डिसाइड कर लिया था। अगस्त 15, 1947 इंडिपेंडेंस कम्युनल राइट्स क्लेम 100,000 इन द पार्टीशन राइट्स। और इस लास्ट में अगस्त 15 जब अपना देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय भारत और पाकिस्तान नाम की दो अलग अलग कंट्रीज बन गई थी। पाकिस्तान जो लोग थे, कुछ लोग जो पाकिस्तान में जाना चाहते थे वो पाकिस्तान में चले गए, जो इंडिया में रहना चाहते थे वो इंडिया में। आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं, इससे आगे कंटिन्यू हम कल करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टाइम मैंने लिया था लेसन फर्स्ट ही चल रहा है अपना, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसका नेक्स्ट पोर्शन लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हॉर्टिकल्चर देख लिया था। हॉर्टिकल्चर्स क्या होता है, यानी कि जो ऑर्नामेंटली प्लांट्स गार्डन में उगाए जाते हैं, जिनका यूज़ बेनिफिशियली ये फ्रूट और इनके लिए नहीं होता, एज ऑर्नामेंटली यानी सजावट के रूप में या फ्लावर्स के लिए हम उनको उगाते हैं। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वालिटी इन एग्रीकल्चर कंसिस्ट मेनली ऑफ एक्टिविटीज़ दैट आर असेंशियल इन इम्प्रूविंग द environment for the growth of plants and animal and improving the usefulness of plant and animals। यहाँ पे लिखा है क्वालिटी इन एग्रीकल्चर कंसिस्ट मेनली ऑफ एक्टिविटीज़। उस दिन भी मैंने समझाया था, एक टॉपिक था, वर्ड आया था हाइब्रिडाइजेशन, यानी ये कि जिन चीज़ों का हम क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जा रहे हैं उनकी क्वालिटी ये अश्योर ज़रूर कर लेना चाहिए कि उनकी क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी होगी तो वो प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा, जल्दी ग्रो करेगा, उसका जो फ्रूट्स होगा वो भी बेटर होगा, बेटर क्वालिटी का होगा। तो एज वेल एज एनिमल्स में भी यही चीज़ होती है। मैंने उस दिन बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, जैसे आप मैंगो, राइस, वीट, पोटैटो कुछ भी खाते हो, सॉरी पोटैटो को छोड़ के, तो इन सारी की अलग अलग मार्केट में वेराइटीज़ होती है, बहुत सारी वेराइटीज़ होती है, सबका टेस्ट, फ्लेवर, कलर, साइज सब कुछ चेंज होता है। एज वेल एज सिर्फ प्लांट की नहीं, एनिमल्स की भी बात कर सकते हैं हम। एनिमल्स में भी काऊ, बफेलोज और इन सब एनिमल की वेराइटीज़ होती है, जिनकी वजह से वो ब्रीड होती है। उनको वेराइटी नहीं बोलकर बोलेंगे BREED, ब्रीड। ब्रीड होती है जिसकी वजह से उन एनिमल्स में भी अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं। उनका जीनस एक ही होता है, जैसे काऊ होगी तो वो सब काऊ होगी, लेकिन उनके अंदर के कुछ कैरेक्टर्स अलग होते हैं, जिससे वो दूसरों से वो डिफर बिहेव करती है। टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट फॉर प्लांट एंड एनिमल्स, द सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर देयर ग्रोथ, फर्टिलाइजर आर यूज्ड, हार्मफुल इंसेक्ट एंड पेस्ट आर रिमूव्ड और किल्ड। ये टॉपिक ये थोड़ा सा मैंने समझा दिया था आपको शॉर्ट में कि जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं उनके ऊपर कुछ पेस्ट, कुछ इंसेक्ट, कुछ वॉर्म्स लग जाते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से सारे हार्मफुल इंसेक्ट वहाँ आकर प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, जिससे प्लांट डैमेज हो सकता है, प्लांट्स के फ्रूट की जो रेट होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो उन सब चीज़ों को दूर रखने के लिए प्लांट्स पे ऊपर फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का स्प्रे किया जाता है। मैंने उस दिन बताया था कि मैन्योर जो होता है वो नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है, यानी काऊ डंग से जो बनता है, और फर्टिलाइज़र जो कि यूरिया होता है, पूरी तरह से आजकल ज़्यादा मोस्ट ऑफ यूरिया का यूज़ किया जाता है, क्योंकि मैन्योर मिलती नहीं है मैन्योर, क्योंकि उसके लिए हमें कैटल्स को पेट करना पड़ता है, पालना पड़ता है। Insect and pests are removed or killed the feed of the animals and their shelter and taken care of। उनका शेल्टर यानी वो जहाँ रह रहे वो भी बेटर क्वालिटी का होना चाहिए। द यूजफुलनेस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स is improved by growing selected qualities of plant and animals। Varieties of good seeds are chosen for planting। Hybrids of animals are reared to increase their yield। वही चीज़ बताई, variety of good seeds। ये ज़रूरी होना चाहिए कि हम जो प्लांट्स के लिए ग्रो कर रहे हैं सीड को, वो बेटर क्वालिटी का हो। द लैंड वेयर, यहाँ से स्टार्ट करना था, मैंने ये रिवाइज कर दिया यहाँ से। द लैंड वेयर प्लांट्स आर कल्टिवेटेड इज नोन एज फील्ड। जहाँ पे प्लांट को ग्रो करवाया जाता है एज अ क्रॉप, उस एरिया, पर्टिकुलर एरिया को हम क्या बोलते हैं? फील्ड, जहाँ पर ये काम होता है क्रॉप प्रोडक्शन का। इफ वी विजिट अ फील्ड ड्यूरिंग डिफरेंट periods in a year, we can find the farmers performing various activities like preparing the soil, sowing the seeds
एंड वाटरिंग द फील्ड्स, इरिगेशन, वाटरिंग द फील्ड्स जिसको बोलते हैं इरिगेशन, सोइंग द सीड्स उसको बोलते हैं सोइंग, जिसमें सीड्स को बोया जाता है, खेत में डाला जाता है, मिट्टी में, फरोज में, खाँचों में सीड्स को डीप किया जाता है तो उसको बोलते हैं सोइंग। वाटर का सप्लाई करना, इरिगेशन। तो हम देखते हैं कि जब भी हम फील्ड एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर फार्मर्स कुछ ना कुछ एक्टिविटी हर सीज़न में अलग अलग करते ही रहते हैं। कभी बीज बोएंगे तो कभी वीड्स यानी अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को रिमूव आउट करेंगे, कभी पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करेंगे, कभी प्लॉइंग करेंगे, कुछ ना कुछ हमें दिखाई देता है। परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी लाइक प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल हो गया। वंस द क्रॉप आर रेडी और मैच्योर, एक बार जब क्रॉप्स रेडी और मैच्योर हो जाती है, द फार्मर्स हार्वेस्ट देन द स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट द ग्रेन्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। एक बार फसल पक के तैयार हो गई उसको कट डाउन कर देते हैं, कट डाउन करने के बाद उसको हार्वेस्ट कर देते हैं, प्रॉपर स्टोरेज करते हैं कहीं पर जहाँ पे उसको फंजाई ना लगे, ह्यूमिडिटी ना मिले, प्रॉपर टेम्परेचर भी ज़्यादा भी नहीं हो कम भी नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें जो करते हैं उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग और स्टोरेज, इकट्ठा करना। ऑल दीज एक्टिविटीज़ ऑफ द फार्मर्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, इसको बोलते हैं इस पूरी प्रोसेस को एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, जो कि बहुत सारे फॉलोइंग वेज में होती है। इफ़ यू हैव एवर सीन अ ट्रैक्टर in a field, you have seen one of the most common machine used by farmer in their fields. Farmers use all kinds of machinery to make the job of growing crops easier. That means ये कि फार्मर्स जो इंस्ट्रूमेंट या इम्प्लीमेंट्स जिसको बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपकरण यानी एपेरेटस, जिन चीज़ों का वो यूज़ करते हैं और यूज़ करके क्रॉप प्रोडक्शन में इजीली उनको वो ग्रो करवा सकते हैं। मतलब ये कि अगर वो इम्प्लीमेंट्स उनका यूज़ वो फार्मर्स नहीं करेंगे तो उनको वही चीज़ वही सेम वर्क करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये सारे इम्प्लीमेंट्स उनका क्या कर देते हैं, ईजी कर देते हैं काम, वर्क ईजी कर देते हैं, टाइम बचा देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो वो यूज़ करते हैं जिनको कॉमन मशीन्स के रूप में बोलते हैं। नाम बहुत सारे ऐसे हैं, आगे टाइप्स हम पढ़ेंगे। यूज़ ऑल काइंड ऑफ मशीनरी मेक द जॉब ईजियर। द टूल्स रिक्वायर्ड इज carrying out the activities involved in the cultivation of plants are known as agricultural implements, यानी वो apparatus या वो इंस्ट्रूमेंट जो क्रॉप प्रोडक्शन करवाने के लिए जो यूज़ में ली जा रही है, उन चीज़ों को यूज़ में जिनको लिया जा रहा है उसको बोलते हैं क्रॉप एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। Some of these implements are used with the help of some animals like bullock and camels. बहुत सी चीज़ें होती है जिनका बुलॉक्स यानी उनके द्वारा उनको यूज़ किया जाता है, जैसे हल जोतना हो, प्लॉइंग का काम किया जाता है तो वहाँ पर बुल्स की हेल्प पे, पेयर ऑफ बुल, 2 बुल्स हो जाएंगे, उनके पीछे ऐसा कुछ लगा देते हैं जिसकी वजह से वो हल जोतने का काम करता है। नेक्स्ट है, ये काम बुल्स के अलावा कैमल्स के भी थ्रू किया जा सकता है। दिस डेज ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर्स आर बीइंग यूज्ड बाय मैन इन द वर्क। The plant grown in large quantities in a field are called crop plant, यानी वो प्लांट जिनकी वजह से हमें फ्रूट्स या ऐसे सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल मिलते हैं, उनको लार्ज अमाउंट में उगाने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं लार्ज क्वांटिटीज इन फील्ड आर कॉल्ड क्रॉप प्लांट। ऐसे प्लांट जिनसे हमें बेनिफिशियली फ्रूट्स, फ्लावर ये सब मिल रहा है, सीरियल्स मिल रहे हैं, उनको बोलते हैं क्रॉप प्लांट। अब जैसे प्लांट तो बहुत सारे उगते हैं आपके खेत, आपके रोड्स साइड पे, आपके घर के साइड में, अनडिज़ायरेबल, अननेसेसरी इतने बहुत सारे प्लांट उग जाते हैं, लेकिन उन सबको आप क्रॉप नहीं बोल सकते हो। क्रॉप आप उन्हीं को बोलोगे जिनसे आपको बेनिफिट होता है, बेनिफिट इन द सेंस सीरियल्स, वेजिटेबल, पल्सेस, ये सारी चीज़ें जिनसे मिलती है उन्हीं को क्रॉप बोलते हैं और उन्हीं का मैनेजमेंट होना चाहिए, उन्हीं को प्रॉपर सीजन में ग्रो करवाना चाहिए। सारे प्लांट्स क्रॉप नहीं होते। क्लियर? Some of these implements are used with the help of some animals like bullock, ये हो गया। The plant, crop plant, since यहाँ से लेते हैं, since plants are the major source of food, it becomes necessary to increase the production of crop to meet the food requirement of our population. Farmers, हाँ ये बोल देते हैं, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो उसको उनके फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए
हमें कंटिन्यू क्रॉप प्रोडक्शन को भी क्या करना पड़ रहा है, इंक्रीज़ करना पड़ रहा है। हर साल ये सुनने में आता है कि जो स्टोरेज है हमारा, जहाँ पे सारे अनाज को स्टोरेज किया जाता है, वहाँ पे उस चीज़ की शॉर्टेज हो गई है। शॉर्टेज वर्ड बहुत ही कॉमन है, आपने सुना होगा कि बहुत कॉमनली सुना होगा गैस की शॉर्टेज हो जाती है। कभी कभी बीच में होता था कि गैस की शॉर्टेज हो जाती थी तो हमें एलपीजी सिलेंडर्स बराबर मिल नहीं पाते थे। उसी तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जिसका मार्केट में जब शॉर्टेज हो जाती है तो शॉर्टेज के दौरान उन चीज़ों का वैल्यू जो होता है वो बढ़ जाता है। तो वो बढ़ क्यों जाता है? शॉर्टेज की वजह से। और ये शॉर्टेज क्यों होती है? पॉपुलेशन की वजह से। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि सबको वो चीज़ मिल नहीं पाती। जब वो चीज़ नहीं अवेलेबल होती है तो वो उसका वैल्यू जो होता है, प्राइस मनी जो होता है, वो इंक्रीज़ कर देते, बढ़ा देते। इसलिए यहाँ पे वर्ड आया है पॉपुलेशन वाला। फार्मर्स कल्टिवेट वेरियस फूड क्रॉप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स फॉर देयर own use and also for profit based on the type of products obtained. The crops are classified as सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल क्रॉप, फाइबर क्रॉप एंड सो ऑन। आपने इसमें से सबके नाम सुने होंगे। सीरियल्स यानी अनाज, पल्सेस दालें, ऑयल क्रॉप यानी जिनसे ऑयल मिलता है जैसे ग्राउंडनट, सोयाबीन और बहुत सी ऐसी ऑयल, कोकोनट वगैरह, उनसे जिनसे ऑयल मिलता है। फाइबर क्रॉप्स जिनसे आप फाइबर तैयार करते हो और फाइबर से आपको फैब्रिक बनता है। फैब्रिक से वो फैब्रिक आप कॉटन या जूट या जो भी आप क्लोथिंग मटेरियल के रूप में उस फैब्रिक को आप यूज़ करते हो। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो प्लांट प्रोडक्ट है, प्लांट से मिलने वाली। आपका जो कॉटन का क्लोथ बन रहा है वो भी प्लांट प्रोडक्ट है, वो इनडायरेक्टली कॉटन के प्लांट से आ रहा है। कॉटन, जूट, हेम्प, ये सब उसके एग्जाम्पल है फाइबर क्रॉप के। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं अपन। क्रॉप सीजन। पर्टिकुलर हर क्रॉप के लिए एक पर्टिकुलर सीज़न होती है कि इस जैसे विंटर सीज़न है तो उसमें क्रॉप वीट को ग्रो करवाएंगे। तो उस तरह से यहाँ सीज़न के अकॉर्डिंग दो में डिवाइड किया इसको, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। Various crops require different climatic condition and temperature for their growth and completion of their life cycle. Depending on seasonal condition and the time of growth, there are two main crop season in our country. These are as follows: खरीफ and रबी क्रॉप। एक होता है जायद, वो यहाँ दिया हुआ नहीं है, आपने सुना होगा। खरीफ, रबी, ये दोनों चीज़ें वो हैं जो इनको उगाया जाता है, मतलब पर्टिकुलर सीजन में। एक दो सेक्शन बना दिए कि खरीफ क्रॉप में ये क्रॉप आएगी जिनको इसी सीज़न में आप ग्रो करवा सकते हो। इसके अलावा आप किसी और सीज़न में उसको ग्रो करवाओगे तो वो प्रॉपर ग्रो नहीं करेगी उसको, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको उसी तरह का डिफाइनेड टेम्परेचर और सारा चीज़ें, क्लाइमेटिक कंडीशन उस हिसाब से होनी चाहिए। जैसे लेते हैं फर्स्ट खरीफ क्रॉप। दीज आर सोन इन रेनी सीजन। ये पॉइंट हो गया। रेनी सीजन में जो प्लांट्स उगाए जाते हैं उनको बोलते हैं हम खरीफ क्रॉप। रेनी सीजन, बारिश के दिनों में। फ्रॉम द मंथ ऑफ जून एंड हार्वेस्टेड अराउंड द अक्टूबर, यानी जून मंथ में उसको सॉइंग किया जाएगा, यानी सीड डाले जाएंगे, और अक्टूबर में वापस उसको हार्वेस्ट किया जाएगा या कट डाउन किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पैडी यानी धान, पिजन पी यानी दाल जो होती है, मेज, अरहर की दाल जिसको बोलते हैं, कॉटन, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट आर खरीफ क्रॉप्स। इसमें से ये दोनों क्या है? सोयाबीन और ग्राउंडनट दोनों क्या है? ये दोनों ऑयल यील्डिंग प्लांट है, सोयाबीन और ग्राउंडनट, जिनसे ऑयल प्रोड्यूस होता है। कॉटन जो कि क्या हो गया? फाइबर, यानी जिससे फैब्रिक बनता है। और बाकी मेज और पिजन पी, ये सारी वो फसलें हैं जो क्रॉप्स है जो रेनी सीजन में उगाई जाती है, यानी बारिश के दिनों में, और इनको वापस हार्वेस्ट किया जाता है अक्टूबर मंथ में। सेकेंड सेक्शन लेते हैं रबी क्रॉप। दीज आर सोन इन विंटर सीजन। इनको कब उगाया जाएगा? विंटर सीजन में। फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड हार्वेस्टेड अराउंड अप्रैल। फॉर एग्जाम्पल वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, लीन सीड। ये सीड होते हैं जिनसे जूट, जैसे कॉटन, जूट, हेम्प क्या मैंने बताया, उसी तरह से लीन होता है जिससे कॉटन फैब्रिक या फाइबर मिलता है। ऑयल सीड एंड बार्ले आर द रबी क्रॉप्स। ये सारी चीज़ें जो रबी क्रॉप्स में आती है, जो विंटर सीजन में उगाई जाएगी। अब नेक्स्ट लेते हैं प्रैक्टिस और क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब ये कि अगर किसी फील्ड में आप मतलब ये क्रॉप प्रोडक्शन का काम करवाने जा रहे हो तो उसको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। हमारे दिमाग में ये होता है कि फार्मर्स पढ़े लिखे नहीं होते, उनको कुछ नहीं आता होगा इसलिए वो खेती करते होंगे, बट ऐसा नहीं है। फार्मर्स के पास बहुत सारा नॉलेज होता है। वो हो सकता है वो पढ़े लिखे नहीं हो, पर उनके जो बेसिक, उनका जो दिमाग चलता है वो, अगर हम पढ़े नहीं होते और हम अगर खेती करने जाए तो हम नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ इतनी ईजी नहीं होती, क्योंकि
प्रॉपर एक सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ता है। जैसे ये सीज़न आ गया, अभी बारिश हो गई, थोड़ी बारिश हुई तो उसमें आपको सीड्स को सो कर देना है। फिर आपको लगेगा कि अब सॉइल जो है वो ड्रायर हो रही है, सूखी हो रही है, तभी आपको उसमें से थोड़ा सा वाटर इरीगेशन करना है, वाटर सप्लाई। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो उनको अच्छे से समझ में आती है, ये कह सकते हैं कि उनको एक्सपीरियंस आ जाता है करते करते। तो ये चीज़ें भी स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। फर्स्ट हम लेते हैं, ये सारे स्टेप है। फर्स्ट जैसे सॉइल का प्रिपरेशन कैसे करो, सॉइल को प्रिपेयर कर दो। सेकंड है एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र का यूज़ करो। थर्ड है वीडिंग, रिमूवल ऑफ वीड्स, अनडिजायरेबल प्लांट्स को आप रिमूव आउट कर दो। और चौथा है हार्वेस्टिंग, और ये सब अब पढ़ते हैं। ये क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, sowing of seeds, so on till farmers are able to harvest and store the crop produce. The activities or tasks which a farmer perform or cultivate a crop referred as agriculture practice. बताया मैंने, यही चीज़ें इंट्रोडक्शन के रूप में मैंने आपको समझाई कि जो क्रॉप प्रोडक्शन जो हो रहा है उसको आप स्टेप बाय स्टेप करते हो, ये पूरा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में आता है। हम डायरेक्ट ही सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं, इतना सब डिटेल से अच्छा है आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर या पॉइंट टू पॉइंट नोट्स एज अ नोट्स आप पढ़ाई करो। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करो। कैसे प्रिपेयर करो? अब जैसे आप देखते हो कि 2 महीने खेत खाली पड़ा हुआ है, 2 महीने फील्ड में आपने कोई फील्ड वर्क नहीं किया, कोई क्रॉप प्रोडक्शन नहीं किया, तो आपने देखा होगा कि सॉइल का एक केक बन जाता है। जैसे बारिश हुई, टेम्परेचर बढ़ा, सनलाइट आया, तो हर फील्ड में सॉइल का एक केक बन जाता है। अब उस केक पे जाके, सॉइल के केक पे आप जाके सीड्स को डाल दोगे तो वो कोई भी प्लांट को ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको फर्स्ट ये पॉइंट आया है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब ये कि सॉइल को पूरी तरह से प्रिपेयर होने दो। प्रिपेयर होने के लिए क्या करते हैं, ब्रैकेट में यहाँ दे रखा है बाय प्लॉइंग एंड लेवलिंग। मतलब ये कि हो सकता है कहीं पर सॉइल बहुत ज़्यादा लेवल से ऊपर आ गई है, कहीं बहुत ज़्यादा अंदर धंस गई है, तो उसको पूरी तरह से लेवल में लाना है। अब ये जो नेक्स्ट स्टेप है मैंने शॉर्ट में बता दी, इनको डिटेल में अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि अपन ने फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ा था फसल उत्पादन एवं प्रबंध के बारे में, यानी कि खेती करने के चरण पढ़े थे अपन ने। खेती करने के चरण, मुख्य चरण थे मिट्टी को उलट फेलट करना यानी पाटा फेरना, फिर बुआई करना, सिंचाई करना, खाद उर्वरक देना, कटाई करना, भंडारण करना, ये सारे खेती के चरण थे। तो पिछली बार अपन ने पढ़ा था फर्स्ट चरण मिट्टी वाला। सेकंड चरण आता है आपके सामने बुआई करना, बुआई ये वाला, ठीक है। ये खेती का महत्वपूर्ण चरण है जिसके अंदर बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यानी कि बोने से पहले, एक मिनट है ना, यानी कि इस बुआई के अंदर क्या होता है कि बीजों को बोया जाता है। और बीज कैसे होते हैं, उत्तम किस्म के। जैसे उत्तम किस्म के बीज, अब आप पता कैसे लगाएंगे कि अच्छे किस्म के बीज है, तो आप क्या करो, घर पर भी ट्राई कर सकते हो कि आप कोई एक बर्तन लो, बीकर वगैरह, उसके अंदर आप पानी भर दो, एक मुट्ठी अनाज, आप कोई भी चावल है, गेहूँ है, कुछ भी चीज़, आप उसको उसके अंदर डाल दीजिए, कुछ समय रहने दो। आप देखते हैं कि कुछ बीज पानी के अंदर तल में चले जाते हैं और कुछ बीज पानी के ऊपर तैरते हैं। जो ऊपर तैर रहे हैं बीज, वो बीज अच्छे किस्म के नहीं होते, वो खोखले होते हैं, और जो अंदर तल में हैं वो बीज अच्छे किस्म के होते हैं। तो अपन घर पर भी ट्राई कर सकते हैं कि अच्छे किस्म के बीज कैसे होते हैं, यानी कि अच्छी गुणवत्ता वाले साफ और स्वच्छ बीज का उपयोग हमें करना है, चयन करना है। ओके, फिर देखो बीज का चयन अपन ने कर लिया था कि बीज का चयन अपन किस प्रकार कर सकते हैं। आगे चलते हैं, जैसे बुआई करने, तो बुआई करने के लिए अपन को कुछ औजार की भी आवश्यकता होती है। जैसे कुछ पारंपरिक औजार हैं, जैसे आप चित्र के अंदर देख रहे हैं कि हल जोता जा रहा है और पीछे की साइड में ये देखिए, ये कीप नुमा, पाइप नुमा आकार का एक पाइप है जिसके अंदर बीजों को डाला जाता है और सीधा भूमि के अंदर बीज जा रहा है और उसके ऊपर वापस मिट्टी भी ढक रही है, ठीक है।
अब देखो अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके अंदर कि आगे है सीड ड्रिल। वो अपन ने पढ़ा था परंपरागत पुराना औजार कौन कौन सा था, तो एक कीप नुमा आकार का पाइप होता है जिससे अपन कर रहे थे। अब नया आज के समय में सीड ड्रिल के द्वारा बुआई होती है। अब सीड ड्रिल आपने देखा होगा खेतों में कि ट्रैक्टर के पीछे इस प्रकार का एक औजार होता है जो ट्रैक्टर के पीछे की ओर लगा होता है, वो खेतों में घुमाया जाता है। तो इसके अंदर आप ये देख रहे हो जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये यहाँ से बीजों को डाला जाता है। अब देखो इस सीड ड्रिल से क्या होता है, सबसे पहली बात तो सीड ड्रिल का उपयोग हम करते हैं तो इससे समय का बचत होता है और श्रम मेहनत की भी बचत होती है। देखो सबसे पहली चीज़, इसका उपयोग करने से समय और श्रम दोनों की बचत होगी। फिर आगे चलते हैं, इसके द्वारा अगर बुआई करते हैं तो यह बीजों को, यानी कि बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। तो अपन बीज डालते हैं, कभी कभी क्या अपन डाल देते हैं तो बीज आसपास ही उग जाते हैं। तो इस सीड ड्रिल के द्वारा बीज की दूरी भी बनी होती है कि कितनी दूरी पर वापस दूसरा बीज उगेगा। और चीज़ है आगे कि मिट्टी द्वारा ढक दिया जाता है। जब ये सीड ड्रिल चलता है तो बीज अंदर गया और ऊपर मिट्टी ढक दी जाती है। कभी कभी क्या है कि बीज डालते हैं तो बीज बाहर रह जाते हैं, कोई पक्षी वगैरह होते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको खा लेते हैं। तो इसका बचाव भी हम इसके द्वारा कर सकते हैं। तो ये आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट है बुआई करना। बुआई सीड ड्रिल के द्वारा की जाती है। अच्छा, बीज पास हो जाएंगे तो घने भी होंगे। अत्यधिक घने होने के कारण उनको पर्याप्त मात्रा में पौधे को सूर्य का प्रकाश, पोषक और जल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जिसे उसको कुछ पौधे उखाड़ कर हम बाहर निकाल देते हैं। ये तो हो गई बात बुआई की। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है खाद और उर्वरक मिलाना। आप देखते हैं कि किसान लोग खाद भी डालते हैं, नाम भी सुना होगा। यानी पहली बात तो अपन खाद कहते हैं किसे, तो एक परिभाषा बनती है कि वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। खेतों के अंदर खाद को इसलिए डाला जाता है ताकि मिट्टी में पोषक तत्व की वृद्धि हो, उसका स्तर बढ़े। आपने देखा होगा कि किसान लोग जो होते हैं एक ऋतु में, एक मौसम के अंदर एक फसल उगा ली, अगले मौसम में वह अलग प्रकार को फसल उगाते हैं। तो उसका कारण भी यही है क्योंकि अत्यधिक अगर एक ही मतलब मौसम के अंदर बार बार अगर फसल का उगाते हैं तो उसके अंदर पोषक स्तर कम हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, आगे तक चलते हैं कि मिट्टी को खनिज प्रदान करती है। मिट्टी क्या करती है, फसलों को खनिज प्रदान करती है। फिर देखो कहाँ गया ये, किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल की कल्पना करता है। क्यों करता है कि उसके अंदर पोषक तत्व की कमी हो जाती है। मिट्टी जो होता है फसलों को पोषक तत्व प्रदान करता है। मिट्टी में पोषक तत्व है, भाई आपने फसल उगा ली, उगाने के क्या होगा कि मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व होंगे वो फसल ले लेते हैं। फिर दूसरी बार अपन उगाते हैं तो पोषक तत्व की कमी हो जाती है। तो इस कमी को, इस क्षति को दूर करने के लिए खेतों में खाद और उर्वरक का उपयोग किया जाता है। अब जैसे खाद, आपने गांव में देखा होगा कि किसी खड्डे के अंदर जो किसान लोग होते हैं वो बहुत सारा अपशिष्ट डाल देते हैं, जंतु का और पौधे का अपशिष्ट डाल देते हैं, उसको कुछ दिनों तक सड़ाते हैं, यानी कि उसके अंदर अपघटन होता है। अपघटन किसके द्वारा होता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा। सूक्ष्म जीव होते हैं जो उसको अपघटन करके खाद में बदल देते हैं, जो जैविक खाद है ना। ये लिखा हुआ है कि खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो पौधों और जंतु के अपशिष्ट को एक खड्डे में डालते हैं और उसका अपघटन कुछ सूक्ष्म जीव द्वारा होता है। जो अपघटन किसके द्वारा हो रहा है, सूक्ष्म जीव के द्वारा। तो इस अपघटन के द्वारा वह खाद बनती है। जैसे आपने वर्मी कंपोस्ट पढ़ा है, वर्मी कंपोस्टिंग। अच्छा, केंचुओं के द्वारा भी खाद को तैयार किया जाता है। केंचुआ कौन है, किसान का मित्र। यह भी मिट्टी को खाता है, यानी कि मिट्टी को खाकर उसको अपघटन करके उसको खाद में परिवर्तित कर देता है। फिर देखते हैं अपन उर्वरक। उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है, जैसे आपने नाम सुना होगा यूरिया, अमोनिया, है ना, सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश।
यानी कि आप कह सकते हो कि उर्वरक के उदाहरण कौन कौन से हैं? यूरिया, अमोनिया, फॉस्फोरस, सल्फेट, सुपरफास्फेट, पोटास, ये सभी उर्वरक के उदाहरण हैं। अब उर्वरक का उपयोग कौन कौन सी फसलों के लिए अच्छी रहती है? जैसे गेहूं, धान, मक्का जैसी फसलों को अच्छी उपज प्राप्त हो, इसलिए उर्वरक का उपयोग किया जाता है। खाद के उपयोग से मिट्टी में गठन और जल की अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। देखो, दोनों का उपयोग करते हैं, खाद का भी करते हैं, उर्वरक का भी करते हैं। उर्वरक अमोनिया, यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटास, ये सब उर्वरक होता है। और खाद जो होता है जो जंतु और पादप के अपशिष्ट से प्राप्त होता है। दोनों में अंतर भी होता है, डिफरेंस भी होता है। अब देखो, अपन डिफरेंस पढ़ेंगे कि दोनों में क्या अंतर है, उर्वरक क्या चीज़ है और खाद क्या चीज़ है। सबसे पहला, उर्वरक जो होता है वह मानव निर्मित लवण है, ये मानव के द्वारा बनाया गया है। उर्वरक मानव निर्मित लवण होता है। और खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है, जैसे गोबर पौधे के अवशेष से, विघटन से, यानी कि उसके अपघटन से, है ना, बन रहा है। तो उर्वरक जो है वो फैक्ट्रियों में बनता है, उसका उत्पादन कहाँ हो रहा है? फैक्ट्रियों में। और खाद का बन रहा है, खाद खेतों में बनाई जा रही है। खेतों में जैसा मैंने बताया था, वर्मी कंपोस्ट के द्वारा, कि किसान लोग जो होते हैं खड्डा खोदते हैं, उसके अंदर गाय का गोबर वगैरह, घास फूस वगैरह डाल देते हैं और कुछ समय के लिए उसको सड़ा कर, यानी कि अपघटन करके उसका बना रहे। तो अपन यहाँ डिफरेंस पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट था अपने कि यह उर्वरक जो होता है मानव निर्मित होता है और खाद जो है वह गोबर और पौधे से प्राप्त होता है। ये प्राकृतिक पदार्थ है, ये मानव निर्मित पदार्थ है। दूसरा अपन ने पढ़ा था, उर्वरक जो होता है वह फैक्ट्रियों में तैयार होता है, खाद जो होता है वो खेतों में ही बना लिया जाता है। तीसरा, उर्वरक से मिट्टी में हुमस प्राप्त नहीं होता है। और हुमस खाद से मिट्टी को, जैसे ये ना, खाद से मिट्टी को हुमस प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में मिलता है। अच्छा, ये उर्वरक जो होता है फैक्ट्री में तैयार होता है, इसलिए इसके अंदर उत्पादन में पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश प्रचुरता मात्रा में पाई जाती है और इसमें तुलनात्मक, यानी कि कम मात्रा में मिलता है। तो ये हो गई बात इन दोनों में अंतर की, उर्वरक और खाद में अंतर। समझ में आ गया? एक बार मैं वापस रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खाद और उर्वरक में अंतर बताओ। तो पहला अंतर था कि उर्वरक जो मानव निर्मित लवण है और खाद प्राकृतिक पदार्थ है, गोबर और पौधे के अवशेष से प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट था, उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, खाद खेतों में बनाया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि उर्वरक में मिट्टी को हुमस प्राप्त होती है और उसमें हुमस की मात्रा नहीं होती है। चौथा पॉइंट है कि उर्वरक में पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की प्रचुरता होती है और उसमें कम होती है। ये हो गई। अच्छा, अगर आपसे कह दिया जाए कि आप खेती कर रहे हो तो आप खाद का उपयोग करोगे या उर्वरक का, तो मैं कहूँगा आप खाद का उपयोग करो। खाद का उपयोग करने से क्या होगा? देखो, खाद के कुछ लाभ भी हैं। सबसे पहली चीज, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। मिट्टी में जल धारण अवशोषण, यानी कि मिट्टी उसको जल्दी सोख लेता है। फिर दूसरा, मिट्टी की भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है, जिससे गैसों का विनिमय, यानी कि गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। भुरभुरी हो जाती है, बिल्कुल पोली हल्की फुल्की हो जाती है, गैस आराम से अंदर, इनकी आप पौधे के लिए आप जानते हो हवा, प्रकाश, पानी सबकी आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट है कि जीवाणु की संख्या में भी वृद्धि होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि केंचुआ किसान का मित्र है। केंचुआ जो होता है वो मिट्टी को अपघटन करके खाद में परिवर्तित करता है। और कुछ सूक्ष्म जीव भी है जो उस मिट्टी के अंदर पाया जाता है और उसके अंदर जीवाणु की वृद्धि होती है। नेक्स्ट है जैविक खाद में मिट्टी का गठन का सुधार। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमें किसका उपयोग करना चाहिए? खाद का। किसका? खाद का। ओके, आज देखो, आगे चलते हैं अपन, एक बार वापस रिपीट करेंगे कि आज अपन बुआई के बारे में पढ़ा था और खाद और उर्वरक के बारे में। ओके, तो आप घर पर भी कॉपी पेन लीजिए और जो आज के पॉइंट्स हैं उसके आधार पर आप कुछ प्रश्न भी बनाइए, जैसे बुआई करना क्यों आवश्यक है,
हम अच्छी मात्रा मतलब अच्छी क्वालिटी के बीज कैसे सेलेक्ट करेंगे, उसका चयन कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था, पात्र लेना है, पानी लेना है, उस पानी भरना है, उसके अंदर एक मुट्ठी गेहूँ डाल दिया, क्या होगा, जो अच्छे किस्म के गेहूँ हैं, बीज है, वो नीचे की ओर, और हल्के और ख़राब जो खोखले हैं वो ऊपर की ओर। तो इस आधार पर हमने बुआई का चयन भी कर लिया, यानी कि बीजों का चयन भी कर लिया। अच्छा, बीजों के बुआई के औजार भी पड़े थे अपने परंपरागत, जैसे कीप नुमा पाइप होता है, और दूसरा होता है ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल, ठीक है ना। तो बुआई हो गया। तो अगला पॉइंट था अपन ने खाद और उर्वरक के बारे में। तो आप क्वेश्चन मान लो, मेन क्वेश्चन बनता है खाद और उर्वरक में अंतर। फिर अपन अगला देखते हैं कि कौन सा प्रश्न बन रहा है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहा है, हम खाद का उपयोग हमें क्यों करना चाहिए। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आपकी नोटबुक के अंदर आज के आज नोट कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट लेसन जो है अपन कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।